अस्सलाम एवरीवन। लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था और उसमें ये था कि जो कॉस्ट जो डिपार्टमेंट था, कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वाई कॉस्ट, वाई कंट्रोलिंग कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल मॉड्यूल। तो उसकी लॉजिक भी हमने उसमें डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने ये देखा कि जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कंट्रोलिंग है, एमएम है, आपका एचआर है, आपका प्लांट मेंटेनेंस है, तो ये तमाम डिपार्टमेंट्स आपस में इनकी कैसे कोऑर्डिनेशन होती है। तो आज मैं ज़्यादा फोकस करूँगा एचआर के ऊपर और उसकी रीज़न ये है कि एज अ टीम आपने ये देखना है कि भाई आपकी सबसे पहले तो कंपनी कौन सी है। आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नंबर वन। मैन्युफैक्चरिंग में मैंने प्लांट मेंटेनेंस के लिए ये कहा था कि आप काइंडली यू हैव टू डिफाइन 5 प्लांट्स। तो 5 प्लांट्स के बाद फिर उनके जो टॉपिक्स हैं वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वो आपको प्रेजेंट करूँगा, ताकि हर जो मॉड्यूल है उसको दूसरे मॉड्यूल का भी थोड़ा सा नॉलेज हो कि भाई अगर एचआर है, एचआर ने हायरिंग करनी है या जो भी एम्प्लॉयज की मैनेजमेंट करनी है, तो तमाम डिपार्टमेंट्स की जो इंफॉर्मेशन होगी उसकी बेस पे करेगा। इसी तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या होता है कि जितनी भी डिपार्टमेंट्स की जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जो बेसिक पे है या सैलरी है या जो भी उनके एक्सपेंसेस है, उसको आप लोगों ने कैसे मैनेज करना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों ने। और जो प्लांट मेंटेनेंस है, प्लांट मेंटेनेंस ने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कितनी मेन पावर को इंगेज करवाना है वो सारा डेटा प्रोवाइड किया गया है आपको। तो मैंने कुछ डेटा डिफाइन किया है, आई वांट टू शो। अच्छा, ये बेसिकली एक एचआर कंसल्टेंट का जो एरिया है उसमें आपको मैं बता दूं। इसमें बेसिकली तमाम जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं वो भी ज़रा पार्टिसिपेट करेंगे। उसके लॉजिक ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी इसके साथ इम्प्लीमेंट है और जो प्लान मेंटेनेंस भी इसके साथ वो इम्पोर्टेंट है, इंटीग्रेटेड है। तो एच 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 एस पी एच सी एम कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक। तो सबसे पहले इसका जो टॉपिक है वो है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिफाइन किया। देन पर्सनल स्ट्रक्चर भी हमने ऑलमोस्ट डिफाइन कर दिया। ओके। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ना सिर्फ दो इंपॉर्टेंट बातें कही थी एचआर कंसल्टेंट को, कि आपके पास दो चीजें होती है। एक, आपने ये देखना हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स यू हैव इन योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकंड हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ये दो चीजें आपने फोकस करनी है और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो तमाम चीजें इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती रहेंगी। ओके। आप ये तमाम नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, तमाम नोट्स को इन नोट्स को थोड़ी आप स्टडी कीजिएगा। तो जो दो बातें आपको मैंने बताई है ना वो तमाम की तमाम इसमें से वो एडजस्ट होगी इंशाल्लाह। एम्प्लॉय ग्रुप सब ग्रुप ये ऑलरेडी हम इसको डिफाइन कर चुके हैं पर्सनल स्ट्रक्चर में और एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में। अच्छा, अब ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। अच्छा, अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं? क्रिएट ऑब्जेक्ट टाइप, यूनिट, जॉब, पोजीशन, वर्क सेक्टर। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिट यहाँ से बात हम लेते हैं डिपार्टमेंट का। अच्छा, प्लान वर्जन ये भी हमने लास्ट टाइम मैंने आपको डिफाइन करके दिया था कि जब भी आप कोई भी कंपनी के ऊपर आप काम करते हैं एज ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एज एचआर, तो आपकी एक प्लानिंग होती है। प्लानिंग के बाद फिजिबिलिटी बनती है। सर पहले फिजिबिलिटी होती है, पहले प्लानिंग होती है, फिर फिजिबिलिटी बनती है, फिर आपकी बजटिंग बनती है। बजट के बाद आप एक्चुअल क्वेश्चन को फोकस कर रहे होते हैं। अच्छा, तो उसके बाद क्या होता है कि आपने अगर एक प्लानिंग की फिजिबिलिटी बनाई, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई या बजट बनाया, आपने इसको एक्चुअली आपने इसको एलोकेट कर दिया, देन आप उसकी वैल्यूएशन कर रहे होते हो। इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कॉन्फ़िगर रिलेशनशिप्स। अच्छा, रिलेशनशिप्स में क्या आता है? फॉर एग्जांपल पोजीशन, रिपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे कि मैं अगर आप मेरा जिसने मेरा जो लास्ट लेक्चर को अगर आप लोगों ने प्रॉपर अंडरस्टैंड किया हो, सुना हो, उसके अगर आपने नोट्स बनाए हो, तो आज के लेक्चर आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने ज़्यादातर जो कॉस्ट सेंटर के ऊपर मैंने जोर दिया था। अब यहाँ में भी वही बात आ रही कि कॉस्ट सेंटर।
आपके पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हो भाई, आपके पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, आपके पास बजट कितना है, आपके पास सेल्स वॉल्यूम कितना है, आपके पास प्लांट कैपेसिटी कितनी है, आपके पास वेयर हाउस कैपेसिटी कितनी है, तमाम चीजें जब तक आपको क्लियर नहीं होंगी, यू विल नॉट कॉन्फ़िगर इफेक्टिव ओएम रोड मैप। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे फिर आप फोकस करते हैं, जैसे कि मैंने आपसे लास्ट टाइम कहते हैं कि जो कॉस्ट सेंटर या डिपार्टमेंट से वो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। ओके, जी सर। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें क्या करना, आपने एक्शन आप डिफाइन करते हो भाई, हायरिंग करनी है, ट्रांसफर करनी है, प्रमोशन करना है, किसी को फायर करना है, क्या करना है, जो भी है यू हैव टू डिफाइन। तो अब मतलब आप ये देखिए कि अगर हायरिंग करनी है, किसके लिए हायरिंग करनी है, डिपार्टमेंट्स के लिए। जब हमें ये नहीं मालूम होगा कि भाई कौन कौन से डिपार्टमेंट से उनकी डिमांड की, उनकी रिक्वायरमेंट की है, तो हम किस बेस पे हायरिंग कर पाएंगे। ओके। अच्छा, उसके बाद क्या है, इन्फो ग्रुप्स। इन्फो ग्रुप्स बेसिकली ये आती है कि जैसे मैंने लास्ट टाइम में आपको मैंने कुछ टर्म्स बोला था कि आपने इसको अंडरस्टैंड करना। इन्फो टाइप्स, इन्फो टाइप्स बेसिकली क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर एम्प्लॉयज, उसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारी इन्फो टाइप्स कहलाती हैं। तो इन्फो टाइप्स के जो डिफरेंट इन्फो टाइप्स मिलकर आप एक इन्फो ग्रुप बना देते हैं। अच्छा, मेन फीचर सेटिंग, ये टेबल से, ये जो है ना, ये आपने याद नहीं करने, ये टेबल से, और ये एससीपी के बाय डिफॉल्ट टेबल से इसमें कुछ सेटिंग्स की जाती है, वो तो इंशाल्लाह विद द पैसेज टाइम वो इसको कॉन्फ़िगर करेंगे इंशाल्लाह। टाइम मैनेजमेंट, इसमें क्या था, डिफाइन वर्क शेड्यूल्स। अब मुझे ये बताएं कि वर्क शेड्यूल आपने किसका डिफाइन करना है। आमतौर पे लेबर का आता है, डायरेक्ट लेबर का आता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए आज भी एब्सेंट है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि काइंडली फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए आप क्लास में आया करें, क्योंकि बात का ये होता है कि जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं, बजटिंग आप कर रहे होते हैं, उसमें आपको काफी चीजें डिस्टर्ब कर रही होती है। अब यहाँ पे डिफाइन वर्क शेड्यूल। अब मुझे यह बताइए कि कुछ आप में से ऐसे भी जिन्होंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया होगा। क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आप उसमें आपने एक टर्म सुनी होगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एनीवन ऑफ यू प्लीज। सर टर्म सुनी है, लेकिन वो इतना पहले पढ़ी थी, विषय से याद नहीं आ रहा, कि मेरा ओ ख्याल है जो। नो प्रॉब्लम, हाँ बस सुनी तो है ना, बस वो जी जी। पढ़ा लिखा वो भूल गए, छोड़ दो उसको, नो प्रॉब्लम। जी तो सर। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है भाई, कितनी लेबर ने काम किया, फिर आपने उसको कितनी पे देनी है, किस तरह से देनी है, उन्होंने कितना काम किया, किस किस डिपार्टमेंट में काम किया। तो ये तमाम डेटा आपको कहाँ से मिलेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से मिलेगा, प्लांट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से मिलेगा, आपको सेल्स डिपार्टमेंट से मिलेगा, आपको लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट से मिलेगा। ओके। अच्छा, उसके बाद क्या है, पेरोल कॉन्फ़िगरेशन। अब पेरोल जो है ये कंट्री टू कंट्री डिफाइन कर होते हैं। अच्छा, अब ये देखें, इंटीग्रेशन विद एफ आई एंड अदर मॉड्यूल्स, असाइन सिंबॉलिक अकाउंट्स टू वेज अकाउंट टाइप्स। तो बाज का ऐसा भी होता है कि आपने लेबर्स को सैलरी पे करनी है, तो उनके वेज टाइप आपने डिफाइन करनी है, फिर आपने उनके अकाउंट्स को डिफाइन करने हैं, फिर आपने उनके बैंक अकाउंट्स को डिफाइन करने हैं, तो तब जाके आपकी जो सैलरी, वो लेबर की जो सैलरी है, आप उसको इफेक्टिव सर्कुलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, तो पहले हम किस में थे, पर्सनल स्ट्रक्चर। अच्छा, ये आपका पहला है, और एंटरप्राइज स्ट्रक्चर ये ऑलरेडी हमने डिफाइन किया हुआ है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया। ओके, तो ये इसको मैंने लेबल करवा दिया पर्सनल स्ट्रक्चर को, कैन सी पर्सनल स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे आप लोगों ने नोट्स को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। पहले क्या है, एम्प्लॉय ग्रुप। अच्छा, एम्प्लॉय ग्रुप में क्या होता है कि आपने एक्टिव देखना है, रिटायर्ड देखना है, इंटरनी के ऊपर फोकस करना है। उसके बाद आता है एम्प्लॉय सब ग्रुप, ESG, ये कुछ टर्म्स आपने इसको देखनी है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपने सैलरी पे लेके आना है, आवृत्ति लेके आना है, ट्रेडिंग के ऊपर लेके आना है, पेरोल एरिया के डिफाइन द पेरोल पीरियड एंड रन फ्रीक्वेंसी लिंक्स पर्सनल स्ट्रक्चर टू एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एचआर का काम क्या होगा, EG, ESG,
पेरोल एरिया एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्साइटमेंट। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने इसको प्रॉपर पाथ के साथ डिफाइन कर दिए। अगर आप यू हैव इफ यू हैव डिफाइन एम्प्लॉय ग्रुप, आप पाथ यूज करेंगे एसपीआरओ आईएमजी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर डेफिनेशन, ये यहाँ पे आपको ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये एम्प्लॉय सब ग्रुप, यानी कि जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ ना, ये चारों चीजें वो कंप्लीट आपको इस टॉपिक में कंप्लीट ही मिल जाएंगी। समझ गए सर। ये देखिए, वेरी इजी, एक्सट्रीमली इजी, ये जस्ट आप इसको कंफिगर कर लें। अच्छा, ये रिजल्ट भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अब इसका मकसद क्या होगा? व्हेन यू हायर एन एम्प्लॉय पीए फॉर 0, ये प्लीज ये नोट कीजिएगा। आपने अगर इफ यू want to hire a new employee, you will use PA40 T code. This is called T code, transaction code इसको हम कहते हैं। And the system will pick the correct employee group, subgroup, payroll area, etc. so on. Okay, ये चीज होती है। अब ये आपने कहाँ पे डिफाइन करनी है? फ्रंट एंड के ऊपर। आई जस्ट वांट टू सी यू, यहाँ पे कहाँ पे एचआर। अच्छा, उसके बाद है पर्सनल मैनेजमेंट। ठीक है, आपका PA40। ओके, तो बिल्कुल सर। यहाँ पे क्या होगा? PA40 आपने कब यूज करने? व्हेन यू हायर। अंडरस्टूड? दिस पॉइंट इज क्लियर? बिल्कुल सर। This is very easy, and I think you can configure without any problem. If you face a problem, you can contact me. अच्छा, ये है सब चीज डिस्कस करने वाली। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक्स। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आम तौर पे बहुत अच्छा, पाकिस्तान में आपने सुना होगा कि फलां कंपनी ने एससीपी को इम्प्लीमेंट किया तो वहां पे काफी ट्रबल्स की आई थी, काफी कॉस्ट उनको पड़ गई। ये शायद आप में से जो सीनियर है उनको ये शायद बात मालूम हो। ये जो टॉपिक है ना ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एससीपी कंसल्टेंट्स। सबसे पहले क्या है? बेसिक सेटिंग्स। अच्छा, बेसिक सेटिंग्स में क्या होता है? एक्टिवेट प्लान वर्जन, करंट प्लान, आपका प्लान क्या है? सबसे पहले तो आप इस पे फोकस कर रहे हैं। अब एसएपी में ये कहां पे आएगा? आप आते हैं एसपीआरओ, देन आईएनडी, देन आप आ जाए पीएम, अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। अब यहाँ पे आपके बेसिक सेटिंग्स। अच्छा, अब यहाँ पे आपने डिफाइन करना है, अगर तो यहाँ पे प्लान्स हैं तो ठीक, अगर नहीं तो हम जो है ना ये मेंटेन पर्सनल एक्शन, ये यहाँ पे किए होंगे, क्रिएट वर्क सेंटर एटसेट्रा, सो ये ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है। अच्छा, तो एक्टिवेट प्लान वर्जन, करंट प्लान, एक्टिव प्लान। प्लान का मतलब क्या होता है कि आपने क्या काम करना है, कंपनी ने क्या हायरिंग करनी है या जस्ट प्रमोशन करनी है या कुछ भी नहीं करना। ठीक है, मुझे ये बताएं कि कोई ऐसी कंपनी है जो पूरा साल एचआर में कुछ भी नहीं करती? नहीं सर, थ्रू आउट एचआर जो है वो कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। एग्जैक्टली, या तो कोई हायरिंग हो रही होती है या कोई फायरिंग हो रही होती है, या फिर कोई जा रहा होता है या कोई आ रहा होता है, या फिर किसी को मतलब प्रमोट किया जा रहा होता है, कोई ना कोई इसमें एक्टिविटीज चल रही होती है। स्मॉल इंडस्ट्री में तो कभी कभार चलता है, मतलब ऐसा हो जाता है, लेकिन जो पाठे नशे कभी से, वो तो मास्टर से हर मतलब उनका कोई ना कोई सिस्टम चल रहा होता है। ओके, तो एक्टिव प्लान में हम बेसिकली ये देखते हैं कि हमारा जो प्लान है क्या वो एक्टिवेट है या नहीं है। एक्टिवेट का मतलब ये है कि आपने जो एक्शंस करने हैं, हायरिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी जो भी है वो आपने एक्टिवेट की है या नहीं किया, उसका ये मतलब है। सेकंड थिंग इज ऑब्जेक्ट टाइप्स। ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट से क्या मुराद है आपका? OSCPKA, ये आपने कुछ जो है ना टर्म्स आप इसको अंडरस्टैंड करें तमाम स्टूडेंट्स।
सॉरी तमाम जो मॉड्यूल्स के हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखते हैं कि आपके पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं। अब ये डिपार्टमेंट्स कहाँ से आएंगे? कॉस्ट सेंटर से, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। अच्छा, उसके बाद क्या? पोजीशन। पोजीशन में क्या? मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं। अब मैनेजर में क्या आता है? फाइनेंस मैनेजर भी आते हैं, उसके अलावा रिक्वायरमेंट मैनेजर भी आते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, हर किस्म के मैनेजर वहाँ पे उनके पोजीशन आ जाती है, असिस्टेंट मैनेजर या डायरेक्टर जो भी है। उसके बाद क्या है? जॉब। जॉब में आप उसका डेजिग्नेशन जो है वो उसमें एडजस्ट करें। P फॉर पर्सन, पर्सन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। K फॉर कॉस्ट सेंटर। अब यहाँ पे देखो कॉस्ट सेंटर को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया गया, और ये है ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को यहाँ पे मेंशन कर दी गई। अब दोनों अलग अलग को यहाँ पे मेंशन कर दी गई। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको लास्ट में एक एक्सप्लेन किया था, कॉस्ट सेंटर ग्रुप। कॉस्ट सेंटर ग्रुप आपका ऑर्गेनाइजेशन यूनिट भी कह सकते हैं। जैसे कि HR कॉस्ट सेंटर ग्रुप था, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर ग्रुप था, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट सेंटर ग्रुप था। अब उनके अंदर जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स थे ना, उनको हमने क्या कहा था? कॉस्ट सेंटर्स कहा था। उसके बाद क्या? A फॉर वर्क सेंटर। वर्क सेंटर से क्या मतलब? ऐसा पॉइंट जहां पे आपकी लेबर इंगेज हो रही होती है, जहां पे आपकी मशीनरी एंगेज हो रही होती है, जहां पे आपका मटेरियल एंगेज हो रहा होता है, जहां पे आपकी कोई भी एक्टिविटीज चल रही होती है, वो आपका पॉइंट कहलाता है वर्क सेंटर। अच्छा, सेट ऑफ नंबर रेंजेस फॉर OM ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, याद रखिएगा कि नंबर रेंजेस जो है ना, वो हर डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग आपको डिफाइन करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे गिवन है नंबर रेंजेस। अच्छा, एसएपी के सबसे अच्छी बात है कि इसमें ऑलरेडी चीजें कुछ जो है ना वो पहले से डिफाइन है। सेट ऑफ नंबर रेंजेस फॉर ऑल प्लान वर्जन्स। ये देखिए यहाँ पे, ये ऑलरेडी यहाँ पे एसएपी ने डिफाइन किया था। यहाँ तक क्लियर? HR। जी सर। नेक्स्ट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन प्लान। इसमें क्या होता है कि आपने जैसे यहाँ पे आ गया ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स, डिपार्टमेंट्स, डिवीजन, ब्रांचेस, क्रिएट जॉब्स, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, HR मैनेजर, क्लर्क, इंजीनियर है, और पोजीशंस कहाँ पे? इस्लामाबाद में है, वर्क सेंटर, फिजिकल प्लेस ऑफ वर्क। अभी जो मैंने ऊपर बात की वो नीचे वही चीजें रिपीट हो गई हैं, ये लेकिन ये आप जो आसान हो गए। कितना जबरदस्त माशा से हो, मतलब कह सकते हैं ना। यानी कि इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो प्रीवियस टॉपिक के ऊपर बेस कर होता है। Organization unit plan is clear. This is very simple. जी सर बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट क्या? रिलेशनशिप्स कॉन्फ़िगरेशन। अब ये है असल मिसाल के तौर पे, अब यहाँ पे एक है क्लर्क है। क्लर्क आपको पता है कहाँ पे जाता है? एडमिन डिपार्टमेंट में जा रहा होता है। उसके बाद क्या है? इंजीनियर। इंजीनियर जो है ये आपका कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में, सर कंस्ट्रक्शन कह रहा हूँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इसको हम, या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को रेफर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि भाई आपने जो बंदा हायर किया है उसकी डिटेल क्या है, उसके एजुकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी कंट्री क्या है। मतलब कि अगर आप किसी इंटरनेशनल कंट्री में हो ना, तो वहां पे उसकी नेशनैलिटी भी देखी जाती है। फिर ये देखा जाता है वो सिंगल है या मैरिड है। फिर उसके बाद उसका कंप्लीट रिकॉर्ड देखा जाता है। उसके बाद आप उसको रेफर कर रहे होते हैं किसी नेक्स्ट डिपार्टमेंट के लिए। जैसे कि यहाँ पे मेंटेन एवोल्यूशन पाथ और OSP, ये एक हिरार्की है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर डिफाइन किया था कि आप इसको याद करना है, याद नहीं करना, अंडरस्टैंड करना है। OSP मिसाल के तौर पे इसकी हम एग्जांपल ऐसे रहते हैं कि आपको एक इंजीनियर चाहिए जो प्लांट को सही तौर पे लुक आफ्टर कर सके, प्लांट मशीनरी को ठीक कर सके, उसको मॉनिटर कर सके। आपके पास इंजीनियर आते हैं। अब आपको मालूम है HR के इंजीनियर डिफरेंट किस्म के होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, IT इंजीनियर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एंड सिविल इंजीनियर। यू नो ये जी मेनी सर टाइप ऑफ बिल्कुल। इंजीनियर्स हैं। हाँ, जी अच्छा। सर। अब यहाँ पे मसला क्या आता है? चूंकि पाकिस्तान में माशाल्लाह इस तरह की काफी एरर्स हमने खुद फेस की हुई। प्लांट मेंटेनेंस ने एक लेटर वो रिकमेंड कर दिया कि हमें इंजीनियर चाहिए, वी नीड इंजीनियर्स। अच्छा जी,
अब एचआर मैनेजर माशाल्लाह से ज़रा बिजी हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, उनके असिस्टेंट साहब बैठे हुए नए नए माशाल्लाह से भर्ती हुए। इंजीनियर साहब ने क्या काम किया, मतलब कि उसको अप्रोच दे दिया, ओके, फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दिया कि भाई जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसको इतने इंजीनियर्स चाहिए। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स वो भी माशाल्लाह से अल्लाह में की गए, मतलब कि वो भी सोए हुए थे, तो उन्होंने आगे उसको अप्रूवल दे दी। तो एचआर डिपार्टमेंट ने हायरिंग कर दी। अब माशाल्लाह से लाइन लग गई जनाब इंजीनियर्स की। अब मसला ये बन गया है कि भाई हमें कौन से इंजीनियर चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, आपका आईटी है, सिविल इंजीनियर है, तो उसकी भी जेडीज क्या होनी चाहिए, और फिर उसके बाद उसकी जो प्लेस कहाँ पे होगी, उसकी सैलरी क्या होगी, उसकी पर आर आपने कितने वो पे करने हैं, कि आप उसके इंसेंटिव्स कितने देने, अलाउंसेस आप उसको कितने देंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर होगी या परमानेंट होगी। तो ये तमाम चीज़ें तभी मतलब कि डिसाइड होती है कि जब आपके पास इफेक्टिव इंफॉर्मेशन हो। मे बी प्लांट मेंटेनेंस में आमतौर पे जो है मैकेनिकल इंजीनियर्स चलते हैं, तो एचआर डिपार्टमेंट क्या काम करते हैं, वो सिविल इंजीनियर्स को हायर कर लेते हैं या आईटी इंजीनियर्स को हायर कर लेते हैं। तो फिर क्या होगा, माशाल्लाह से सर फिर वो सारे काम। बिल्कुल सर, वो काम तो उनका पूरा हो गया ही नहीं जिसके लिए इनकी जी रिक्वायरमेंट थी। जी। तो आम तौर पर ये इसलिए होता है कि मतलब कि जो टीम होती है ना, आप देखें जब एससीपी को इम्प्लीमेंट किया जाता है वो टीम के तौर पे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज को आपने फोकस करना, आप यहाँ पे क्या है वर्क सेंटर। अब आप ये पूछ सकते हो कि सर वर्क सेंटर तो हमारा तो है ही नहीं, हम इसको क्यों करें। अब ये देखें, आपको एक लॉजिकली पॉइंट बताता हूँ ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, आप यहाँ पे हैं जरा लॉजिस्टिक्स में, देन आप आ जाए एमएम के अंदर, देन आप आ जाए, चलिए एमएम के अंदर नहीं आना, आप आ जाएं प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में भी आपका वर्क सेंटर होगा, मास्टर डेटा, मास्टर डेटा के अंदर है, ये वर्क सेंटर आ गया। एचआर क्लियर। यस सर। अच्छा, उसके बाद अगर आप आते हैं ना प्लांट मेंटेनेंस में, यहाँ पे भी आपको वर्क सेंटर मिलेगा। ये देखिए वर्क सेंटर इधर भी आ गया। बस सर तमाम वो डिपार्टमेंट जहाँ फिजिकली काम हो रहा है उसके अंदर एग्जैक्टली, वर्क सेंटर। ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट, वेरी नाइस। ऐसे तमाम डिपार्टमेंट जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी हो रही हो वो आपका वर्क सेंटर कहलाता है। और वहाँ ये देखें, ये बज़ाहिर सॉरी, ये बज़ाहिर तो मतलब कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है और उसका काम है ना प्लांट मेंटेनेंस का काम है। लेकिन ये देखें कि यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, क्रिएट वर्क सेंटर फिजिकल प्लेस ऑफ वर्क हेल्थ सेफ्टी एलिमेंट्स। तो ये किसकी सुपरविजन में होगा, एचआर की सुपरविजन में, करेक्ट सर। या एचआर की कोऑर्डिनेशन के साथ ये आपने इसकी क्रिएशन कर दी। अंडरस्टूड। यस सर। अच्छा, उसके बाद क्या, असाइन कॉस्ट सेंटर्स टू ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स पोजीशंस, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको मैंने एक लेक्चर दिया था ना, उसका कॉस्ट सेंटर का। अब पता नहीं कॉस्ट सेंटर आपके पास है भी या नहीं, आपने डिफाइन किया या नहीं किया। मैं जस्ट आपको एक चीज़ जो है वो ज़रा रिवाइज करवा दूँ, ताकि आपको हर चीज़ जो है वो लिंक होती जाए। अब जैसे कि यहाँ पे देखें ये चीज़ क्या थी, मैं इसकी बात कर रहा था, ये देखें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एचआर, एडमिन। आप ये जो है ना ब्लू में, इसको आप क्या कह सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स आप इनको कह सकते हैं। और जो ये नीचे मेंशन है ना, ये कॉस्ट सेंटर्स आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी समझ गए। वही, यहाँ पे वही बात की जा रही, किधर गया वो, ये देखिए ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। ये असाइन कॉस्ट सेंटर्स टू ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स। तो वो ये चीज है। बिल्कुल सर, अब 100% समझ आ गया। ये देखिए इसके साथ में सेट करना है। अब एसीपी के अंदर कहाँ पे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और वो आप करते हैं अकाउंटिंग में आके, अकाउंटिंग कहाँ पे, अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग है और ये कंट्रोलिंग है। और कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर आ गया, मास्टर डेटा आ गया, कॉस्ट सेंटर ग्रुप आ गया, के एस यहाँ, और सॉरी एक गलती होगी यहाँ पे, चेंज में आप आ जाए, कंट्रोलिंग एरिया था,
सेंटर जो था 1000, ये देखिए, अंडरस्टूड। ये क्या है? जी सर। ये आपका है HR। ये चीज देखिए यहाँ पे HR आ गया ना, HR जी सर। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। ये कॉस्ट सेंटर मैंने डिफाइन किया था। ये कोई कंपनी के कंपनी कोड है जिसमें हमने क्या किया था, कॉस्ट सेंटर में डिफाइन किया था। ये देखिए कॉस्ट सेंटर, यहाँ तो पे जो कॉस्ट आपने सेंटर। 1000 जो कोड लिखे 1000, ये भी आपने खुद डिफाइन किया जी, था? ये हमने खुद डिफाइन किया था। इसलिए मैंने आपको जो लेक्चर ओके। फॉरवर्ड किया था ना, उसमें तमाम से डिफाइंड है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि नेक्स्ट जो लेक्चर था वो प्रीवियस लेक्चर को मैं बेस कर रहा होता है। ओके, बिल्कुल सर। ये हमने एससीपी के ऊपर इसको कॉन्फ़िगर किया, और ये जो है उसका रोड मैप था कंट्रोलिंग का। और ये यहाँ पे आपसे क्या कह रहे हैं, assign cost centers to organization units positions। Understood? This point is clear? जी सर। Okay। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, relationships configuration, define relationships between इसमें वो चीज आती है info type। ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यानी कि ये देखें, एसएपी के अंदर जब हमने उनको डिफाइन किया ना, तो आपने ये देखने के सॉरी हायरिंग में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में कितने काम कर रहे हैं, फिर वो डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स कह लो या कॉस्ट सेंटर कह रहे हैं। अब इनके अंदर कितने एम्प्लॉयज काम करें, आप उनका डेटा मेंटेन करना है। तो ओके सर, समझ गया। उसके लिए आपको मैं एक काम असाइनमेंट दूंगा कि आप एक एक्सेल शीट बनाएं, उसके ऊपर डिपार्टमेंट्स को डिफाइन करें, और हर डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं उनके नाम लिखें। नाम के साथ आप नाम ना लिखें, आप उनको एक यूनिक कोड दे दो, न्यूमेरिक कोड दे दें। अच्छा, इनफो टाइप्स में ये अभी मैं अभी आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ। ये 100 क्या है, ये क्या है, वो क्या है। अच्छा, स्टाफिंग मैनेजमेंट, सेटअप कैपेसिटी प्लानिंग, डिफाइन कैपेसिटीज फॉर पोजीशन वर्क सेंटर्स। देखें, अब यहाँ पे आपको डेटा कहाँ से मिलेगा। देखें, एक चीज नोट कीजिएगा कि एचआर के पास डेटा आता है, एचआर ने डेटा कलेक्ट करना है, एचआर डेटा ड्राइव नहीं करता। वन थिंग यू हैव टू बी, यू हैव टू कीप इन योर माइंड, एचआर, may I repeat it? यस सर, प्लीज प्लीज कंटिन्यू सर। HR department is responsible to collect data, not create data। आपने डेटा क्रिएट नहीं करना, आपने डेटा कलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखें, स्टाफिंग मैनेजमेंट में क्या है, सेटअप कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब क्या है, अभी जैसे यहाँ पे ये बात की कि आपके पास कितने डिपार्टमेंट से कितने डिपार्टमेंट पे कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, फिर उनकी सैलरीज क्या है, वो आपने डिपार्टमेंट से लेने हैं। अच्छा, डिफाइन कैपेसिटी फॉर पोजीशन वर्क सेंटर। अब देखिए यहाँ पे जो वर्क सेंटर्स इस्तेमाल किए गए हैं ना, यहाँ पे वर्क सेंटर्स अभी जो मैंने आपको दिखाए थे, तो उसमें जितने लेबर काम करेंगे, उनके एक्टिविटीज क्या होंगे, उनके सर्विस पैकेज क्या होंगे, वही आपने जो है ना वो वहां से अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आपने स्टाफिंग शेड्यूल डिफाइन करना है। दिस पॉइंट इज क्लियर। जी सर। कोटा प्लानिंग एंड स्टाफिंग परसेंटेज। अच्छा, बात का ये पब्लिक सेक्टर के लिए आता है कि फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोजेक्ट के लिए आपको डिफरेंट हायरिंग करनी, जैसे पब्लिक पंजाब क्या कहते हैं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो क्या काम करते हैं, वो कोटा अरेंजमेंट दे रहा होता है कि भाई एक जैसे कि एजीपी है और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, वहाँ पे एक पोस्ट आती है ऑडिटर की, तो उसमें पंजाब से इतना कोटा है, सिंध से इतना कोटा है, कैपिटल से इतना कोटा होगा, बलूचिस्तान से इतना कोटा होगा, कश्मीर से इतना कोटा होगा। तो वो कोटा प्लानिंग आपने उसको फोकस करनी होती है। वैकेंसी मैनेजमेंट, ये भी उसी के ऊपर डिपेंड क्या होता है, डिफाइन टास्क प्रोफाइल फॉर जॉब एंड पोजीशन। ये तमाम चीजें जो हैं आपको कहाँ से मिलेगी, वर्क सेंटर से आपने इसको वो करने कलेक्ट करने। दिस पॉइंट इज क्लियर। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन सेटिंग्स, इंटीग्रेशन विद पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी मतलब क्या भी है, अच्छा ये तो मैंने आपको बता दी इंटीग्रेशन विद, ये तो आपका काम कमिट हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, और ये जब आप इसको कंप्लीट करेंगे ना, सेकंड वाले को, फिर आपका काम इस पे कंप्लीट होगा। इनिशियली बस आपका सिर्फ ये पॉइंट जो है ना, पॉइंट 2 ये अभी कंप्लीट हुआ है इनिशियली।
अच्छा, ओके सर। इन्फो टाइप्स के ऊपर हम जरा बात कर लेते हैं। आईटी इन्फो टाइप 1000, ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है? बेसिक डेटा फॉर बिजनेस यूनिट, जॉब पोजीशन एटसेट्रा सो ऑन। आईटी 1002, क्या आपने रिलेशनशिप डिफाइन करना है। आईटी 1002, डिस्क्रिप्शन जेडीस आपने इसको डिफाइन करनी होती है। आईटी 1005, प्लान कंपनसेशन आपने पे स्केल और सैलरी रेंजेस आपने डिफाइन करनी होती है। आईटी 177, आपने वैकेंसीज देनी होती है कि मतलब कि कितनी है उसको आपने लीव्स या मतलब जो भी आपको एक होती है कि वैकेंसीज, इसमें आप ये कह लें कि फ्लैगिंग पोजीशंस एज वैकेंट, जैसे क्या होता है ना वो टेम्परेरी हायरिंग करना, टेम्परेरी पब्लिक सेक्टर में क्या होता है टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उनको हायर किया जाता है, एक होता है परमानेंट, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट। अकाउंट असाइनमेंट कॉस्ट सेंटर, ये इसका मतलब ये है कि आपने जो हायरिंग की है वो किस डिपार्टमेंट को आपने उसको रेफर करना है और किस कंपनी कोड में बात करें क्या होता है। जैसे कि आप पेप्सी की एग्जांपल देख लें। आपने मुझे प्लीज एक बात याद करवा दी कि नेक्स्ट लेक्चर में ना जो इंटरनेशनल जॉब्स होती हैं वो हम कैसे ये चीज को फिट कर सकते हैं, ये उसमें आएगा। पेप्सी दुनिया भर में होती है, दुनिया भर के पेप्सी के अगर आप वेबसाइट ओपन करते हैं ना, वहाँ पे आप कैरियर्स में जाते हैं तो वहाँ पे ग्लोबल जॉब्स ओपन हो रही, वो आपको शो हो रही होती हैं। तो वहाँ पे ये बताया जाता है कि भाई आपने जो पोजीशन जो वहाँ पे आती है वो किस कंट्री के लिए है, किस डिपार्टमेंट के लिए है, तो ये उस चीज को रिप्रेजेंट कर होते हैं। एचआर क्लियर। यस सर। एंड लास्ट वन इज आईटी 1011, वर्क शेड्यूल आपने उसका शिफ्ट और कैलेंडर जो सबमिट हुआ आप उसकी डिटेल शेयर कर देते हैं। अच्छा, ये इन्फो टाइप्स हैं ओएम के लिए। बाकी जो इसके है ना डिपार्टमेंट्स है एचआर के, हर डिपार्टमेंट्स की इन्फो टाइप्स अलग अलग होते हैं। ओके। अच्छा, लास्ट क्या है आपका रिपोर्टिंग एंड इवैल्यूएशन। और रिपोर्टिंग एंड इवैल्यूएशन उसी तरीके से आती है कि आपकी जो ऊपर वाली चीजें कंप्लीट होंगी तो नीचे जो रिपोर्टिंग ऑटोमेटिकली आपकी क्रिएट हो जाती है। अच्छा, फिर इसके बाद एडवांस टॉपिक्स हैं, ये अभी आप इसको मतलब कि इसको अभी आप इसको फिलहाल स्किप करते हैं। ये जो 8 है क्योंकि इसमें नई चीज आ जाती हैं, सक्सेस फैक्टर्स आ जाता है, वो एक नई चीज आ जाती है, तो उससे बेहतर है कि आप पिछली असाइनमेंट को कंप्लीट करें फिर हम इसको फोकस करेंगे। ये इसका पार्ट है तो इसको अपने लाजमी फोकस करना है। अच्छा, एंड रिजल्ट क्या होगा इसका? After configuration of OM, you will have a complete organization hierarchy and SAP that is integrated with personal TA, time, payroll and control team. ये इसके फीचर्स हैं। एचआर यहाँ तक क्लियर? जी सर। बाकी इंशाल्लाह ये जो है इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज में इसको हम कंप्लीट करेंगे और ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ और जहाँ तक लेक्चर हुआ आप इसको प्लीज नोट कीजिएगा। अच्छा, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो कॉन्फ़िगरेशन है एचआर की वो इंशाल्लाह ऑलमोस्ट उसको कंप्लीट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, आप पहले ये असाइनमेंट बनाएं और नेक्स्ट क्लास से पहले पहले तमाम स्टूडेंट्स की जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट होनी चाहिए ताकि हम अगला जो टॉपिक है उसको इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकें। एसीपी के अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो इस टॉपिक के ऊपर बेस करवाते हैं। ओके। और इसकी प्रैक्टिस करें, जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।